अनार के जूस में नशे की मिलावट की, फिर हुआ आशिकी में औलाद का जायदाद वाला कांड। ये कहानी है कानपुर की कातिल बेटी की। नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। कानपुर के बर्राचू में 2 कत्ल होते हैं। उन 2 कत्लों का आरोप लगता है मृतक दंपति के बेटे के सालों पर, लेकिन उस कहानी में कई कमजोर कड़ियां थी। पुलिस को पहले ही शक घर के किसी सदस्य पर था और फिर करीबन 12 घंटे की तफ्तीश के बाद सामने आई कत्ल के पीछे की सच्चाई, जिसमें खुलासा हुआ उस कातिल बेटी का जिसने पहले जूस में नशे की गोलियां मिलाकर घर के सभी सदस्यों को बेहोश किया और फिर अपने आशिक के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। जायदाद के लिए वो बेटी कैसे हैवान बन बैठी, सब कुछ बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले देखते हैं क्राइम की सुर्खी। प्रस्तुत करता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? आगरा में एक ही परिवार के 3 लोगों की सुसाइड से हड़कंप। घर में फांसी के फंदे से लटका मिला तीनों का शव। बेरोजगारी से परेशान था परिवार। कानपुर के दंपति हत्याकांड में बड़ा खुलासा। प्रेमी के साथ मिलकर बेटी ने ही माता पिता की हत्या। अनार के जूस में मिलाया था नशीला पदार्थ। दोनों आरोपी गिरफ्तार। संभल में गोली मारकर नाबालिग की हत्या। जमीन को लेकर हुआ विवाद में किया गया कत्ल। हत्या के बाद आरोपी फरार। कानपुर के बर्राचू इलाके में एक कत्ल हुआ। उस दोहरे हत्याकांड से पूरा का पूरा कानपुर दहल गया। वारदात में शामिल कातिलों की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी और फिर 12 घंटे की तफ्तीश के अंदर ही कातिलों के गिरबान तक कानून के हाथ पहुंच गए, जिसके बाद हुआ उस कातिल बेटी का खुलासा जिसने अपने आशिक के साथ दोहरे हत्याकांड की एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। देखिए बर्राचू में हुए डबल मर्डर का दहला कर रख देने वाला खुलासा इस रिपोर्ट में। कातिल बेटी ने कबूला वारदात का सच। आशिक के साथ मिलकर किया था कत्ल। नशे से किया घर वालों को बेहोश। आशिक के साथ मिलकर कर दिया मर्डर। कानपुर की कातिल बेटी की सच्चाई। वो लड़की जिसको उन लोगों ने अपना मानकर पाला पोसा, उसने अपने ही इन्हीं हाथों से अपने सौतेले माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की गिरफ्त में अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश कर रही इस लड़की ने एक बेहद खतरनाक साजिश रची और अपनी उसी साजिश के तहत अपने हाथों से घर वालों को मौत के घाट उतार दिया। बर्रा थाना क्षेत्र में जो डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसके अंदर एक बुजुर्ग दंपति को धारदार हथियार से मार दिया गया था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचे, हमारे वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जब सबसे पूछताछ करी, घटनास्थल का निरीक्षण किया, फॉरेंसिक की टीम गई, तो उसे यही स्पष्ट हुआ था कि ये संभवतः जो घटना घटित हुई है वो परिवार के अंदर ही हुई। इस लड़की के जुर्म के तार जुड़ते हैं कानपुर शहर के बर्रा 2 में हुए कत्ल से। वो सनसनीखेज वारदात जिसमें एक बेहद गहरी साजिश के तहत एक बुजुर्ग पति और पत्नी का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। मौकाए वारदात पर पहुंची पुलिस की टीम को शुरू से ही इस बात का शक था कि कत्ल घर के अंदर के ही किसी सदस्य ने किया है और फिर इसी पहलू से मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाई गई, जिसके बाद बयानों से सच्चाई सामने आई और कत्ल से पहले घर के सभी लोगों को अनार के जूस में नशे की गोलियां मिलकर वहाँ पे एक कप रखा हुआ था। अब उस कप मेरे मुंह में डाला गया कि बेहोश रहे।
नहीं, जब आप सोए होंगे दरवाजा तो बंद ही होगा ना, बंद करके सोए तब वो अंदर कैसे पहुंचे? चाबी मेरे तकिया से निकाली होगी। नहीं, जब कोई अंदर होगा तभी तो तकिया से चाबी निकालेगा ना, गैस थोड़ी तोड़ के जाएगा, तो दरवाजा तोड़ेगा। जिसके बाद बयानों से सच्चाई सामने आ गई कि कत्ल से पहले घर के सभी लोगों को अनार के जूस में नशे की गोलियां मिलाकर दी गई थी। मृतक के बेटे अनूप ने उसी रोज अपने बयान में यह साफ कह दिया कि शाम को जूस पीने के बाद से ही घर वालों की हालत बिगड़ने लगी, लिहाजा अब शक की सुई घूमी मृतक दंपति की बेटी की तरफ, जिससे पुलिस ने पूछताछ आगे बढ़ाई। जिसके बाद ये साफ हो गया कि दोहरे कत्ल की इस वारदात में कहीं न कहीं बेटी का ही हाथ है। जब फॉरेंसिक की टीम ने उसकी बेटी से, भाई से सब चीजों के बारे में पूछताछ करी तो ये चीज निकल कर आई कि इस घटना के पीछे जो मृतक हैं उनकी बेटी ही का ही हाथ था। मुख्य रूप से जो निकल कर आया उसके अंदर कि उसने अपने जो उसका एक प्रेमी था रोहित उत्तम, उसको उसने बुलवाया था और इससे पहले जो आया था उससे पहले उसने जूस के अंदर कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर अपने भाई को और अपने माता पिता को दे दिया था, तो दोनों बेहोश थे। जब दोनों बेहोश हो गए उसके पश्चात उसने उसको दरवाजा खोल के बुला लिया और धारदार हथियार से दोनों की हत्या कर दी। कत्ल की इस साजिश को मृतक की सौतेली बेटी कोमल ने बहुत ही सोची समझे साजिश के तहत अंजाम दिया था। पहले कोमल ने साजिशन अनार के जूस में नशीली गोलियां मिलाई। इस जूस को पीने के बाद घर के सभी लोग बेहोश हो गए, जिसके बाद कोमल ने घर का दरवाजा खोलकर अपने आशिक को घर में दाखिल होने दिया। दबे पांव उसका आशिक घर के अंदर दाखिल होता है और बुजुर्ग दंपत्ति को बेहोशी की हालत में ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। कत्ल की उस वारदात में शामिल इन शातिरों की साजिश घर की छत पर सो रहे अनूप को भी मौत के घाट उतारने की थी, लेकिन उस रात अनूप का कत्ल करने में ये लोग चूक गए। इनिशियली इन लोगों की जो तफ्तीश में आया कि इनकी प्लानिंग थी कि शायद लड़के की भी हत्या करते, लेकिन चूंकि बगल की छत जो जुड़ी हुई थी वहां पे 3-4 लोग सोए हुए थे, तो ये उन्होंने इस विचार को त्याग दिया और उसको जो नशीला पदार्थ था तो उसके अंदर और नशीला पदार्थ देने की कोशिश की गई, जिससे कि वो उससे ज्यादा उसमें 2-3 पहलू इसको करने का प्रयास किया गया। पहला प्रयास ये किया गया कि तीनों की हत्या कर दी जाए, जिससे कि एक और लूटपाट का एक प्रारूप दिया जाए। दूसरा, जब ये नहीं हुआ तो हमने उसकी जो मोबाइल और उस चीज को चेक किया तो उसके अंदर ये भी निकल कर आया कि लड़की ने एक व्हाट्सएप बनाया हुआ था जिसके अंदर ये उसने स्पष्ट लिखा हुआ था कि उसके मतलब वो माता पिता की तरफ से कि वो आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनका लड़के से विवाद हो गया। तो दूसरी प्लानिंग ये थी कि वो जहर से उनकी डेथ हो जाती और लड़का भी जहर खा लेता, तो ये विवाद में इस तरीके से शो करते। बर्रा 2 में हुए उस दोहरे हत्याकांड के पीछे वजह थी जमीन जायदाद की लालच। घर वालों को रास्ते से हटाकर आशिक के साथ घर बसाने का मंसूबा, जिसके तहत उस शातिर लड़की ने अपने आशिक के साथ मिलकर पूरी साजिश रची और फिर रात के अंधेरे में बेहोशी की हालत में बूढ़े माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया और जुर्म में नामजद किया अनूप के सालों को। इसके अंदर प्रॉपर्टी का ही रीजन है और वो इनकी सौतेली लड़की थी, मतलब गोद ली हुई थी। पूरी टीम जो बर्रा की टीम थी और हमारे डीसीपी और अन्य जो क्राइम ब्रांच की टीम थी उनके द्वारा ये कार्य किया गया और घटना को मुश्किल से 12 घंटे से कम के समय में इसको अनावृत किया गया। इस वारदात से जुड़े एक किरदार को पुलिस ने महाराष्ट्र के मुंबई से भी गिरफ्तार किया, जिसने कत्ल में कोमल का साथ देने की नीयत से मुंबई से नशीले पदार्थ की सप्लाई की थी। इसी जुर्म में मुलजिमों का साथ देने वाले उस साजिशकर्ता से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। इसका जो दूसरा भाई था वो भी इनसे टच में था और एक टीम हमने मुंबई रवाना की और उसको भी मुंबई में हिरासत में ले लिया गया है, जिसका कि इसके अंदर रोल था और मुख्य रूप से उसका रोल ये आया था कि उसने ये जो क्या कहते हैं जो नशीला पदार्थ था वो उसने सप्लाई किया था और वो मिलिट्री इंटेलिजेंस में नौकरी करता है मुंबई में। ये जो उसका प्रेमी था उसका भाई। उन शातिरों ने बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया था
अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए कई मंसूबे तैयार किए। घर वालों को भी नशे में ही मौत के घाट उतार दिया गया। अनूप के सालों को जुर्म में नामजद कराया, लेकिन पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की साजिश करने वाले उन शातिरों का पर्दाफाश 12 घंटे के अंदर ही हो गया। फिलहाल कत्ल में शामिल मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में हैं और लालच में अंधी हुई उस कातिल बेटी को उसके गुनाहों की सजा देने की तैयारी की जा रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए कानपुर से दीप त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज स्टेट। आगरा के सिकंदरा इलाके में एक घर का दरवाजा जब खुला तो सामने आया एक ऐसा सच जिसे देखकर हर कोई दहल उठा। उस घर के एक कमरे में फांसी के 3 फंदे थे और उन 3 फंदों पर झूल रही थी 3 लाशें, एक नाबालिग और 2 उसके मां और बाप। लेकिन क्यों एक शख्स ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर मौत को गले लगा लिया? इस रिपोर्ट में देखिए सामूहिक सुसाइड की एक ऐसी वारदात जिसके बाद आगरा का सिकंदरा थाना इलाका पूरी तरह से हिम गया। सामूहिक सुसाइड से सिकंदरा में सनसनी। फांसी के फंदे से झूले पति पत्नी और बेटी। एक रात के अंदर हुआ पूरे परिवार का अंत। मासूम ने सुनाई सुसाइड की सच्चाई। मकान नंबर 1046 में हुए सुसाइड का सच क्या? आगरा के सिकंदरा में उस रोज एक परिवार घर के अंदर सोया था, लेकिन अगले रोज जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला तो फांसी से लटकती 3 लाशों को देखकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आगरा में हुए सामूहिक सुसाइड कांड का गवाह है मृतक सोनू और उसकी पत्नी का 8 साल का वो मासूम बेटा, जिसकी मौजूदगी में ही रात के वक्त उसके पिता, माँ और बहन ने फांसी के फंदे से लटककर मौत को गले लगा लिया। श्याम, क्या घटना घटी, कैसे लगा? मैं महसूस हुआ था। क्या महसूस हुआ? तीनों लटके पड़े हैं। अच्छा, कैसे पता लगा? क्या ये पहले कोई जिक्र हो रहा था, बातचीतें हुई थी? नहीं, मुझे ऐसा लगा था बस। 5 जुलाई की रात आगरा के सिकंदरा में आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 10 में बने मकान नंबर 1046 में सब कुछ सामान्य था। वो परिवार रात के खाने के बाद अपने कमरे में गया और फिर 6 जुलाई की सुबह जब सोनू के 8 साल के मासूम बेटे की आंख खुली तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद वो सहम जाता है। 8 साल का वो मासूम बच्चा देखता है कि उसके माँ बाप और बहन कमरे के अंदर ही फांसी के फंदे पर झूल रहे हैं। घबराया हुआ बच्चा नीचे अपने बाकी घर वालों को खबर देता है, जिसके बाद कमरे में दाखिल होने वाला हर शख्स पूरी तरह सहम गया। कुछ नहीं मालूम मुझे तो सुबह मालूम पड़ी भैया। कैसे पता लगी? लाला नहीं बताई थी। उसके बाद क्या करा आपने? तो एकदम चिल्ला वाली बात होने लाला से गई थी, मैं लाला देख ऊपर का है। घबराए हुए घर वालों ने आनन फानन में पूरी जानकारी पुलिस तक पहुंचाई। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। कमरे के अंदर उस रात क्या हुआ, इस बात का गवाह वो 8 साल का मासूम बच्चा है, जिसने बंद कमरे में अपने माँ बाप और बहन की लाश को फांसी से लटकते हुए देखा। घर वालों तक जानकारी पहुंचाई। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले में सबूतों की बिना पर कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। सोनू, उनकी पत्नी और उनकी बच्ची 3 लोगों ने वहां सुसाइड किया था और मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जो कि काफी भावुक होकर लिखा गया है और उसमें उन्होंने अपनी रजामंदी से सुसाइड करना बताया है। सर, क्या कुछ कारण? ये परिवार का अंदरूनी मामला था और उनके वो तंग आ गए थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ लिखा है कि इसका उन्होंने सुसाइड किया है। उस रात घर के अंदर सभी लोग थे, लेकिन किसी को भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था
कि मकान की तीसरी मंजिल पर सोनू अपनी पत्नी और मासूम बेटी के साथ खुदकुशी कर लेगा। रातों रात हुई सनसनीखेज घटना के बाद अब पूरा परिवार बुरी तरह सहमा हुआ है। के बारे में कुछ बताएंगे, कहाँ कौन सो रहा था और सबसे पहले सूचना किसको मिली? घर इनका 2 मंजिला है। ग्राउंड फ्लोर पे इनके पिता रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे इनके भाई रहते हैं और सेकंड फ्लोर पे ये लोग रहते हैं। इनके पति पत्नी और इनके 2 बच्चे थे, एक बच्ची थी और एक बच्चा था। और ये जो बच्चा था उसके द्वारा नीचे अपने परिवारजनों को बताया गया और परिवारजन ऊपर जाकर देखें तो बॉडी लटक रही थी, तो उसको परिवारजनों ने उतारा। मौके पर पुलिस टीम पहुंची, सभी साक्ष्य इकट्ठा किए और उनका पंचायतनामा कार्रवाई किया जा रहा है। घटना की रात उस कमरे में 4 लोग थे, पति और पत्नी और उनकी नाबालिग बेटी के साथ 8 साल का वो मासूम भी वहीं सोया था। लेकिन उसको इस बात की जरा भी भनक नहीं लगी कि उसके माँ बाप रातों रात मौत को गले लगा लेंगे। उस दंपति ने आत्महत्या से पहले किसी तरह का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह के वक्त जब बेटे को महसूस हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने बुआ को बता दी। अच्छा, तब में आप ही के साथ यहीं थे। घर में ही थे आप? आपको पता नहीं चला? नहीं क्या बताया बाहर आके? क्या बताया? मैंने जब मुझे महसूस हुआ था तब बताया मैंने कि वो लटके पड़े हैं तीनों। मौका वारदात से पुलिस ने मृतक पति और पत्नी के हाथों लिखा एक सुसाइड नोट बरामद किया है। इसमें फांसी के फंदे को गले लगाने से पहले दोनों ने अपनी आत्महत्या की वजह के बारे में सब कुछ साफ साफ लिखा। अपनी बेटी के साथ खुद मौत को गले लगाने के लिए सोनू और उसकी पत्नी ने वजह बेरोजगारी बताई है, जिसके चलते सोनू काफी दिनों से परेशान था और आखिरकार एक रात उसने अपनी पत्नी और बेटी के साथ मौत को गले लगा लिया। कप्तान साहब ने ये भी बताया था अपने बाइट के दौरान कि कुछ काफी दिनों से बेरोजगार था, जिसकी वजह से वो परेशान था। जी, उसके वजह से परेशान चल रहा था। बहुत भावुक तरीके से सुसाइड नोट लिखा गया था और उस सुसाइड नोट को विवेचना में सम्मिलित किया जा रहा है, उसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। मौका वारदात से बरामद सुसाइड नोट के बाद पुलिस की तरफ से साफ कर दिया कि तीनों लोगों की मौत सुसाइड से है, जिसके पीछे वजह सिर्फ आर्थिक तंगी और बेरोजगारी रही। बावजूद उसके पुलिस अलग अलग टीम बनाकर मामले में जांच कर रही है। जी, अभी वहाँ पे जो साक्ष्य कलेक्शन का काम है वो फील्ड यूनिट ने किया है और हर साक्ष्य कलेक्ट किए गए। छोटे से छोटे जो भी साक्ष्य वहाँ अवेलेबल थे सभी को कलेक्ट किया गया है और उसके आधार पे टीम आगे कार्रवाई करेगी। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या प्रतीत होता है। तो हम एसपी सिटी विकास कुमार से बात कर रहे थे और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहा है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम तथ्यों पर पुलिस जांच कर रही है। सिकंदरा सहमा हुआ है सामूहिक सुसाइड की उस घटना से, जिसमें एक शख्स ने अपने हाथों अपने परिवार को खत्म कर दिया। पीछे बचा है तो उसका एक मासूम सा बेटा, जो शायद अभी तक ये समझ नहीं सका है कि उसके साथ क्या हुआ, और एक परिवार जो एक साथ अपने घर के 3 सदस्यों की लाश को देखकर दहल उठा है। फिलहाल इस पूरी घटना में पुलिस को मिले सुसाइड नोट को अगर गंभीरता से देखा जाए तो उसमें ये स्पष्ट हो जाता है कि युवक काफी दिनों से बेरोजगार था, परेशान था और यही वजह है कि उसने परिवार सहित इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने जांच की बात कही है और 2 टीमें गठित कर पूरे मामलों में तथ्य जुटाने की बात कह रही है। वहीं उस पूरी घटना से आसपास के क्षेत्र में इस समय दहशत का माहौल है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। वो गिरोह पहले लोगों को दुष्कर्म जैसे संगीन आरोप में फंसाता था। उसके बाद एक सोची समझी साजिश के तहत उनके साथ वसूली किया करता था। केस को सेटल करने के एवज में मुलजिम अपने शिकार से लाखों रुपए अच्छा करती थी। लेकिन उनके इस जुर्म का खुलासा हुआ, जिसके बाद सामने आई वकीलों के साथ मिलकर लोगों को ठगने और ब्लैकमेल करने वाली उस शातिर महिला की सच्चाई, जिसने बहुत ही सोचे समझे तरीके से अपने मंसूबों को अंजाम देते हुए तमाम लोगों को अपना शिकार बनाया। दुष्कर्म का आरोप लगाकर लोगों को ब्लैकमेल करके लाखों की हेरफेर करने वाली उस साजिशकर्ता की सच्चाई कैसे सामने आई, इस रिपोर्ट में देखिए। झूठे केस में फंसाकर लूटने का धंधा।
वकीलों के साथ मिलकर होता था खेल। पीड़ित से लाखों रुपए आ चुके हैं आरोपी। ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस की गिरफ्त में आई शातिर महिला। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन शातिरों को पहचान लीजिए। वकीलों के भेष में लोग भोले भाले मासूम लोगों को बहुत ही शातिराना तरीके से ठगते हैं। बेगुनाहों को फर्जी केस में फंसाकर ब्लैकमेलिंग और फिर उससे पैसों की वसूली करने का इन्होंने धंधा चलाया हुआ है। गिरोह में 5 लोगों के साथ एक महिला को भी शामिल किया गया, जिसका काम ही था लोगों को फर्जी केस में फंसाना और फिर उन लोगों से मोटी रकम वसूलना। कुछ ऐसी ही करतूत इस गिरोह ने आगरा में की। जुर्म में अपनी महिला साथी के साथ शामिल होकर इन साजिशकर्ताओं ने एक शख्स पर दुष्कर्म का फर्जी केस दर्ज कराया, लेकिन इनके गुनाह की सच्चाई पुलिस की जांच में परत दर परत खुलती चली गई। ये पीड़िता जो थी उनके द्वारा मुकदमा लिखवाया गया था। मुकदमे में इनिशियल विवेचना के बाद कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिससे पुलिस को शक हुआ। फिर पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर अलग अलग माध्यम से इसमें जानकारी इकट्ठा की। फिर पूरा मामला कुछ इस तरह से खुलकर आया कि इसमें एक्सटॉर्शन किया जा रहा है। उसके साक्ष्य इकट्ठा किए गए और उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जुर्म की वारदात के तार जुड़ते हैं बीती 24 जून की तारीख से, जब आगरा के एक शख्स के खिलाफ पुलिस में दुष्कर्म का एक केस लिखा गया। केस लिखे जाने के बाद से ही आरोपियों ने अपने गिरोह में शामिल महिला के साथ मिलकर शख्स के परिवार से पैसों की लेन देन के लिए सौदेबाजियां शुरू कर दी। मुकदमा दर्ज होने के बाद से शुरू हुई सौदेबाजी में डील तय हुई 5 लाख रुपए में। इन 5 लाख रुपयों की पहली किश्त के तौर पर 3,75,000 रुपए वसूले गए। 24/6/2022 को मुकदमा लिखा गया है और उसके बाद पुलिस इनिशियल विवेचना कर रही थी। और जैसा हमें अभी समझ में आता है कि मुकदमा लिखने के बाद ये सौदेबाजी शुरू हो गई होगी। उसके बाद लेकिन जो ट्रांजैक्शन है जिसके साथ हमको पैसे साथ पकड़ा गया है, ये कल पकड़ा गया है। इन्हें कल पैसों के साथ इन्हें पकड़ा गया है। 3,75,000 रुपए बरामद हुए हैं महिला और उनके साथी वकीलों के पास से। फर्जी केस को सेटल करने के एवज में हो रही वसूली की खबर पुलिस को पहले से थी और फिर मुल्जिम वकील जब ब्लैकमेलिंग के पैसे वसूलने के लिए पहुंचे तो पुलिस ने मुल्जिमों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी महिला के साथ साजिश में उसका साथ दे रहे 3 वकील भी दबोचे गए। ये लोग एक्सटॉर्शन, जो लड़का का परिवार है उससे पैसे मांग रहे थे और उससे पैसे लिए भी गए हैं और उस पैसे के साथ इनको गिरफ्तार भी किया गया है। इसमें 3 वकील हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया और वो महिला है उसको गिरफ्तार किया गया है और 2 लोग अभी फरार चल रहे हैं, वांछित हैं मुकदमे में। बेहद शातिर तरीके से तैयार किए गए ब्लैकमेलिंग के इस प्लान में पीड़ित शख्स का वकील भी आरोपियों का साथ दे रहा था, जिसने खुद ये डील तैयार की और पैसों के बदले केस रफा दफा करने का लालच देते हुए ब्लैकमेलिंग को कामयाब बनाने का पूरा मंसूबा तैयार किया। दोनों पक्ष के वकील, क्योंकि वो प्रतिवादी पक्ष का वकील ये कह रहे थे कि हम आपका सब खत्म करा देंगे, इनको इतने पैसे दे देते हैं। और वादी और प्रतिवादी दोनों वकील मिले हुए थे और उन्होंने वादी पक्ष के वकील ने लड़के से पैसे लेके प्रतिवादी पक्ष को दिया और वादी पक्ष को दिया। और वादी पक्ष के वकील का ऐसा पहले से एग्रीमेंट था कि कुछ पैसे महिला को मिलेंगे और कुछ पैसे इनके बीच बटेंगे। वो बेहद शातिर तरीके से अपने शिकार को पहचानते हैं। फर्जी मुकदमे में लोगों को फंसाया जाता है और फिर उनको ब्लैकमेल करके होती है लाखों की वसूली। लेकिन जुर्म करने वाला हर चेहरा अब बेनकाब हो रहा है। वो मुल्जिम जिन्होंने फर्जी केस की आड़ में अवैध वसूली का धंधा चलाया अब कानून के पंजे में हैं। उनके फरार साथियों की तलाश लगातार जारी है। क्राइम कंट्रोल के लिए आगरा से राहुल सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। और क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील है कि सतर्क रहिए और सावधान रहिए। अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर आप नजर रखिए जो आपको संदिग्ध लगता है, ताकि कोई अनहोनी आपके दरवाजे पे दस्तक न दे सके।